हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। HSC अड्डा 512 में आप सभी का स्वागत है भाई। आज +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है भाई, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, उसके बारे में पढ़ा है भाई। सॉलिड स्टेट होगा कि पहला तो आपने न्यूमेरिकल होना चाहिए। सॉलिड होगा कि ये तो आपने +1 में पढ़ लिया होगा, 10th में पढ़ लिया होगा सॉलिड के बारे में। बाकी थोड़ा बहुत भी बता दूं भाई। सॉलिड वैसे बनता क्यों भाई सॉलिड, बात ये है आपको पता होगा। सॉलिड ये वो है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, वो सॉलिड होगा। अपने यहाँ परिभाषा पढ़ी होगी, लेकिन कभी किसी ने नू नहीं बताया होगा सॉलिड बना कैसे है, सॉलिड बनता कैसे है। वैसे सॉलिड थोड़ी बन जाता, किसी कारण से सॉलिड बनता है। तो सॉलिड बनता क्यों है, ये बात है भाई। सॉलिड बनता है यानी कोई भी चीज के अंदर दो फैक्टर होते हैं भाई। पहला फैक्टर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स भाई। एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स और सेकंड होता है थर्मल एनर्जी। ये दो फैक्टर होंगे भाई, किसी भी की भी स्टेट कार्ड नहीं हो तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेगा, आपके जो सॉलिड के पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है सॉलिड के, उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है भाई। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग हो इनके बीच में। जैसे एक यो मोलिक्यूल है और एक यो मोलिक्यूल है, तो इनके जो बीच के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हुआ है, IO है, एज कंपेयर टू गैस मोलिक्यूल एंड भाई आपके एक तो गैस और एक लिक्विड, इन दोनों के बीच में कंपेयर में जो सॉलिड हुआ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है। ये थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट क्या हुआ है, देखो थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट नु हुआ है जितनी ज्यादा टेम्परेचर, या देखो थर्मल एनर्जी है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी कम होगी भाई। ठीक है, थर्मल एनर्जी भी कम होगी। अब थर्मल एनर्जी जो है वो किसके साथ भाई, थर्मल एनर्जी जो है वो सीधी आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्स के साथ जुड़ती है भाई। कैसे? जैसे थर्मल एनर्जी मान लिया आपका टेम्परेचर आई है तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स उस टाइम पे कम हो जाएगा। ठीक है, देखो बर्फ सॉलिड क्यों होती है, बर्फ सॉलिड इसी कारण से होती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, उसका टेम्परेचर हो गया कम। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी भी कम होगी। यदि थर्मल एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वह सॉलिड होगा। ठीक है, बर्फ इसलिए सॉलिड होती है क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी और आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, थर्मल एनर्जी का। यानी थर्मल एनर्जी जितनी भी ज्यादा होगी मोलिकुलर की तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना कम होगा भाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा या थर्मल एनर्जी उतनी कम। और थर्मल एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है, तो टेम्परेचर का आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है। थर्मल एनर्जी जो टेम्परेचर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है और इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो है, यो है सॉलिड का कंसेप्ट भाई। अब जो सॉलिड है वो दो प्रकार के हों भाई, सॉलिड दो प्रकार के हों हैं। कौन से जो आपकी +2 में दे रखे हैं, फिलहाल इसने आप स्क्रीनशॉट ले लियो इसका बैक करके वीडियो में। ठीक है, तो इसके अंदर दो हुआ है भाई, एक तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक हो आपका अमोर्फस सॉलिड भाई, अमोर्फस सॉलिड। ये दो सॉलिड हो भाई, इनके बारे में पढ़ना अपन पड़ेगा क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा वो पूछा जाएगा भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड और भाई अमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये बताओ। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से क्लियर हो, क्रिस्टल यानी जो क्रिस्टल से मिलकर बना हो एक प्रकार से, जिसके अंदर क्रिस्टल हो भाई, छोटे छोटे क्रिस्टल तो मिलकर बना हो, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन कहने का वो है, लेकिन इसकी परिभाषा अलग है भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, is said to be the constituent particle in this solid the constituent particle
दी, इसको तो लिख लो भाई, दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड in a three-dimensional shape by three-dimensional shape by and long order and long range, ठीक है। लॉन्ग रेंज के लिए जब थ्री डायमेंशनल के अंदर आप एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज कराएंगे तो उसने बोलिया क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो मेरे भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक के बात हो है कि जो एक तो थ्री डायमेंशनल होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, थ्री डायमेंशनल होगा उसके, यानी थ्री डायमेंशन के अंदर, यानी थ्री डायमेंशनल कैसा हो, जैसे आपने क्यूब देखा है यूरिया नू नू, ये थ्री डायमेंशनल शेप इसकी, यानी एक्स वाई जेड इस तरह का जो इस नू को नहीं होता एक्स वाई जेड वाला सिस्टम, ये हो गया भाई आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो ये जो शेप हो है इस शेप के अंदर हो, इस शेप के अंदर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड जचे हुए हैं और वो लॉन्ग रेंज के लिए हो है भाई, किसके लिए, लॉन्ग रेंज के लिए हो है, ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या हुआ भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो लॉन्ग रेंज के अंदर क्या होते हैं इसकी, ये हुआ भाई, ठीक है, लॉन्ग रेंज के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका है अमोर्फस सॉलिड भाई, अमोर्फस सॉलिड क्या हुआ है, अमोर्फस सॉलिड। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे भाई, इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ है और अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हुआ है। तो जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्या हुआ भाई, अमोर्फस सॉलिड इज सेड टू बी in this solid the constituent particles are arranged in short range order, यानी शॉर्ट रेंज के अंदर ये क्या होंगे, अरेंज होंगे भाई आपके कौन से, एमोर्फस जो होंगे भाई वो क्या होंगे आपके शॉर्ट रेंज के लिए होंगे भाई। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन इसके अंदर जो है रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, इसमें शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, इसमें रेगुलर का मतलब एक जैसे इसमें क्या है शॉर्ट रेंज वो है भाई ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा इसके अंदर है जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। ला लो तो ये हो गया आपका अमोर्फस सॉलिड, यानी अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या हो गया भाई, अमोर्फस सॉलिड के अंदर शॉर्ट रेंज हो गया और इसमें क्या हो गया आपका लॉन्ग रेंज हो गया, इसमें शॉर्ट रेंज, एक में शॉर्ट रेंज हो गया, दूसरा में लॉन्ग रेंज हो गया भाई। अब इसके कुछ जैसे कि एग्जांपल हो गए भाई, एग्जांपल भी करवाऊंगे, उसके बाद इससे पहले इसके इनके बीच की प्रॉपर्टी देख लो भाई, क्या प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। इसको साफ कराएं, इसने नोट कर लो भाई, इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एक तरफ लिख लो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई, और दूसरी तरफ लिख लो आप अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। इस तरह से आप दोनों तरफ लिख लो भाई, एक तरफ लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ लिख लो अमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट तो इनकी डेफिनेशन लिख लियो भाई, आप जो पीछे करवाई है वो डेफिनेशन लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो भाई आपको डेफिनेशन जो है वो जो भाई जो डेफिनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की और जो अमोर्फस सॉलिड की वो लिखना भाई। उसके बाद जो है दे हैव ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, दे हैव इसके अंदर लिखो दे हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, ये बात इसके अंदर लिखो भाई, यानी यो है जो जियोमेट्रिकल डेफिनेट शेप रखता है। मैंने बताया था भाई रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसके अंदर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। इसका ही उल्टा लिख दो भाई, इसको क्या लिख दो, दे
नॉट हैव टू बी जियोमेट्रिकल शेप भाई, जियोमेट्रिकल शेप, यानी ये जो है जियोमेट्रिकल शेप नहीं रखता भाई। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो जियोमेट्रिकल शेप रखता है, और ये आपका जो दूसरा है वो अमोर्फस है, वो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है। अमोर्फस क्या रखता है? अमोर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखता है, और ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है। ये भी एक इनके बीच का एक पॉइंट हो गया भाई। अगला पॉइंट है दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट भाई। अगला पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट भाई। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेरा क्या हो? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो, मान लिया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट नू दे रखा है भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 सेल्सियस की बजाय आप लगा लो 112 सेल्सियस है, तो 112 पर मेल्ट होगा। मान लिया इसका कोई दे रखा हो भाई मेल्टिंग पॉइंट 98, तो इसका नू मेरा कोई 98 पे होगा, के बरा यो 100 पे हुआ है जाके, के बरा 98 तक पल्ला होले, तो यानी इसका कन्फर्म नहीं है। इसका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है कैश का भाई, यानी इसका जो है दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट भाई। दे हैव, इसमें लिखोगे दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट भाई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट भाई, ठीक है। ये भी एक इसका एक वो हो गया भाई, ठीक है। उस तरह आगे है भाई एक ये दे हैव ए एन आइसोट्रोपिक इन नेचर भाई। दे हैव एन आइसोट्रोपिक भाई, ये इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। एन आइसोट्रोपिक ये हुआ भाई, दे हैव एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन दे हैव एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, इन ए नेचर क्या हो भाई एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक करेगा हुआ आइसोट्रोपिक, दो चीजें हो भाई। चलो यहाँ पर ही समझा देते हैं आपको भाई एन आइसोट्रोपिक। मान लिया मैंने एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाया भाई, यो एक अरेंजमेंट बना मैंने, ठीक है, ये यू बन गया भाई, ठीक है। एक मैंने इस तरफ अरेंजमेंट बना भाई, ठीक है, इसमें मैंने बना दिया भाई वो, ठीक है, ये अरेंजमेंट बना दिया। अब मैं मान लिया भाई इस डायरेक्शन के अंदर गया, तो इस डायरेक्शन के अंदर गया, फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर गया, फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर गया, फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर गया भाई, ठीक है, फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर गया, फिर इस डायरेक्शन के अंदर गया भाई, ठीक है। तो क्या है मैंने जो सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, मैं मान लिया इस डायरेक्शन में गया भाई, तो या आड़ा छोटा बिंदु आड़ा ये दोनों बड़े बिंदु, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी मिली सेम डायरेक्शन के अंदर भाई। इसमें क्या है सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है इनकी, तो वो है आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक वो है जिसके अंदर जो सेम डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी शो करा है, वो हो गया एन आइसोट्रोपिक। जो सेम डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी ने शो करा है, वो हो गया आपका आइसोट्रोपिक भाई। वो क्या हो गया आपका आइसोट्रोपिक, यानी जो ट्रोपिक एमोर्फस हो है वो क्या है आइसोट्रोपिक हो भाई, आइसोट्रोपिक इन नेचर हो है एमोर्फस, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन हो है वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर हो गया, क्योंकि जो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब वो है कि सेम डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करना आइसोट्रोपिक हो गया भाई। और सेम डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी को शो करना वो हो गया आपका एन आइसोट्रोपिक भाई, ठीक है। ये आपकी इसकी दोनों की परिभाषा होगी भाई, यानी आइसोट्रोपिक क्यों है और एन आइसोट्रोपिक क्यों है भाई, ठीक है। एक इनका अलग नाम और है भाई, वो बता दूं भाई आपका, ये और लिख लो भाई, दे हैव आइसोट्रोपिक इन नेचर भाई, ठीक है। जिनको बोलते ट्रू सॉलिड भाई, ट्रू सॉलिड, इनको क्या बोलते हैं ट्रू सॉलिड। इसको बोलते हैं सुपर लिक्विड सॉलिड, सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड, ठीक है। इसको सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड बोलते हैं, और इसको एक ना बोले ट्रू सॉलिड भाई, ठीक है। या फिर इसको बोले स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, इनके दोनों नाम ये है भाई।
ठीक है। उसके बाद है भाई हीट ऑफ फ्यूजन का एक पॉइंट आओ भाई, दे है डिफिनेट, डेफिनेट इसके अंदर लिखोगे दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भाई, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है भाई इसको जलावांगे तो इसका जो फ्यूजन होगा वो एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन पे होगा भाई, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन यानी इसका जो पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन वो की है एक डेफिनेट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होया करता है उसी टाइम इसी तरह से इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या है, डेफिनेट है भाई। और इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो अनडेफिनेट है, यानी दे हैव नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भाई, ठीक है। इस तरह से भाई यानी हीट ऑफ फ्यूजन किसका डेफिनेट हो है, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट हो गया आपका भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और जो उनका हो गया। इसके बाद इसके एग्जांपल और देख लो भाई एक बार, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसके एग्जांपल है SiO2 जिसने क्या बोला कर है SiO2 ने भाई, SiO2 ने जिसने क्वार्ट्ज सिलिका ग्लास भी बोला कर है भाई, सिलिका ग्लास भाई, ये जो एज एवर की सिलिका ग्लास है क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई क्वार्ट्ज। देखो SiO2 ये रुक जाओ भाई, SiO2 यहाँ नहीं आएगा, SiO2 आएगा यहाँ, SiO2 इसको बोलते हैं सिलिका ग्लास भाई, इसको बोलते हैं सिलिका ग्लास। और इसका जो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है क्वार्ट्ज भाई, क्वार्ट्ज इसका यो एग्जांपल है क्वार्ट्ज, और इसका है सिलिका ग्लास भाई एग्जांपल किसका, अमोर्फस सॉलिड का और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई 5 प्रकार के हुए हैं, जैसे मोलिकुलर सॉलिड भाई, मोलिकुलर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग भाई, मेटल नॉन मेटल। अच्छा भाई उसके बाद आपका भाई एक वजह है, यानी 3-4 प्रकार के सॉलिड आ जाए हैं भाई, वो और आप आगे पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। ये नोट कर लो भाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो रहा भाई, जैसे अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जाम्पल हो गया सिलिका जेल हो गया, सिलिका ग्लास, जेल नहीं सिलिका ग्लास है भाई, सिलिका ग्लास किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, अमोर्फस का एग्जाम्पल हो गया, और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, ठीक है। थैंक यू भाई, आगे कल करेंगे।